हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स कैंपस। मैं नवनीत एक बार फिर से आप सभी के बीच। इस सीरीज में हम लोग डील करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि एग्जाम में अब एमसीक्यू का बजट बढ़ चुका है। ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर ह्यूमन जियोग्राफी, जिसमें नेचर एंड स्कोप की बात की गई है। उस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है उन सभी को डील करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है। मतलब कौन है जो डिफाइन किए थे कि ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस का बात किसने किया था? वो थे रेडजल। ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, नवनियतिवाद शब्द किसने गढ़ा। हम लोग पढ़े थे कि या तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होगा, मतलब नेचर डिटरमाइन करेगा, प्राकृतिक ओवर रूल करेगी, या फिर ह्यूमन ओवर रूल करेगा, पॉसिबलिज्म। उसके बीच का जो रास्ता था, बीच का जो वे था, वो था नियो डिटर्मिनिज्म, जो कि दिए थे ग्रिफिथ टेलर। इसका भी ऑप्शन है सही, ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इसमें से कौन है जो सोशल जियोग्राफी का पार्ट नहीं है। मेडिकल जियोग्राफी सोशल जियोग्राफी का पार्ट है, हिस्टोरिकल जियोग्राफी ये भी सोशल जियोग्राफी का पार्ट है, कल्चरल जियोग्राफी ये भी सोशल जियोग्राफी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी, मिलिट्री जियोग्राफी, जो कि इलेक्टोरल जियोग्राफी का पार्ट है, पॉलिटिकल जियोग्राफी का पार्ट है। ठीक है। ये सोशल जियोग्राफी का नहीं, पॉलिटिकल जियोग्राफी का पार्ट है। कोई दिक्कत? इसका सही जवाब क्या हो गया? सैन्य भूगोल। आइडियोग्राफिक दर्शाता है, हम लोगों ने बात किया था डुअलिज्म का, दो सिद्धांत वालों का, जिसमें से एक था नोमोथेटिक और एक था आइडियोग्राफिक। तो ये जो लॉ मेकिंग और थियोराइजिंग है, थ्योरी वाला बात, ये कौन बोले थे? नोमोथेटिक अप्रोच का बात करता है। और ये डिस्क्रिप्टिव वे में जो एनालाइज होता है वो आइडियोग्राफिक का बात है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, जो विवरण, ये सही है इसका। उसके बाद भौगोलिक अध्ययन में मात्रात्मक विचार किस काल में लोकप्रिय था। तो बात है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का। तो किस टाइम पीरियड का बात कर रहा है? लेट 1950s, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। हम लोग कहां पढ़े थे वो ट्रैफिक वाला रूल, जहां पे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म था। मतलब कि नेचर जो है डिटरमाइन करेगी कि लोग क्या करेंगे, पीपल जो है, लोग जो है वो क्रिएट करेंगे पॉसिबिलिटीज, लेकिन एक लिमिट में। जैसे ट्रैफिक में क्या होता है, स्टॉप एंड गो का नियम चलता है कि जब रेड लाइन हो तो मतलब आप रुक रुक जाओ, येलो हो तो मतलब रेडी टू गो। ठीक है। तो उसी तरह से स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म किसका बात करता है? नियो डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद का। ठीक है। हम लोग ये सब बहुत अच्छे से डील किए हुए हैं। लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? लोग हम लोग नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी में यही पढ़ते हैं कि कैसे हम मानव नेचर, ये प्रकृति से इंटरेक्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं नेचर से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सोफोलॉजी। ठीक है। सेफोलॉजी इज द सिस्टर डिसिप्लिन। हम लोग सेफोलॉजी का बात किए थे। सेफोलॉजी किसके स्टडी को कहते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी इज कॉल्ड सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्टोरल जियोग्राफी। ठीक है। तो इसका हो गया चुनावी भूगोल। उसके बाद है
भूगोल डैश विचारधारा के स्कूल ने गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानता में मूल कारक को समझाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, जैसे ही मार्क्सवाद आ गए, मतलब वो मार्क्स जो थे वो रेडिकल थे, रेडिकल थॉट के थे। हम लोग तीन स्कूल ऑफ थॉट का बात किए थे, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक में हम लोग मानविक मानवीय मानवतावादी का बात करते हैं, बिहेवियर में हम लोगों के बिहेवियर का बात करते हैं, और रेडिकल उग्रवाद जिसमें से कैपिटलिज्म की हल्की सी स्मेल आती है। ठीक है, और ये रेडिकल, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, मौलिक। उसके बाद है औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल का कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया? विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी वाज फॉलोड इन कॉलोनियल पीरियड? जब कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड क्या था? जब एक कंट्री या एक नेशन दूसरे कंट्री को, दूसरे रीजन को अपने अंतर्गत रखता है, मतलब उसका जितना भी कंट्रोल है वो कोई और कंट्री कर रहा हो, उसको अपना अपनी बेसिक बना के रखा हुआ है, उस समय का बात है। तो कौन सा ये अप्रोच ह्यूमन जियोग्राफी में उस टाइम था? उस टाइम था रीजनल जियोग्राफी। उस टाइम हम लोग हर एक रीजन को समझ रहे थे, अपने रीजन पे काम करना जा रहे थे, जब कॉलोनियल पीरियड का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? इंग्लिश में देखते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ एक्टिव ह्यूमन नहीं था, यहाँ पे अनस्टेबल ह्यूमंस था, अनस्टेबल ह्यूमंस एंड टेम्पोरल अर्थ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है इंग्लिश में, हिंदी में हालांकि ये सही है। यहाँ पे एक्टिव ह्यूमंस की जगह पे करना है हमें अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, ये बात किए थे एलन सैंपल ने। ठीक है, सैंपल ने बात की थी इसकी, क्या कि अनस्टेबल अर्थ और अनरेस्टिंग मैन के बीच का जो रिलेशन है, इसके स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। वो कौन बात किए थे? सैंपल। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? हम सबको मालूम है कि इरेथोस्थेनीज थे जो कि टर्म जियोग्राफी दिए थे। ठीक है, और इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इरेथोस्थेनीज कौन थे? फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, इरेथोस्थेनीज फादर ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि इन्होंने पहली बार टर्म जियोग्राफी दिया था। संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? ठीक है, यहाँ पे है कि फ्रेंच स्कॉलर, जब हम लोग स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे थे तो उसी में एक स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट की बात करता है, जिसमें बात करता है कि कौन ऐसे फ्रेंच स्कॉलर थे जिन्होंने बात किया, जिन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया पॉसिबिलिज्म, वो थे फैब्रे। ठीक है, ये फ्रांस के स्कॉलर थे। उसके बाद क्या, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिज्म था जो थ्योरी था कि ह्यूमन क्रिएट्स पॉसिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के मदद से कौन क्रिएट करता है पॉसिबिलिटीज? कौन क्रिएट करता है? उसके कोर सेंटर में कौन है? ह्यूमन है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में कौन था? इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण, हमारा अर्थ, हमारा नेचर, वो कोर में था। बट पॉसिबिलिज्म में हमारा कोर कौन था? हमारा कोर था ह्यूमन। तो इसका सही जवाब है बी, ह्यूमन फैक्टर, मानवीय घटक। उसके बाद क्वेश्चन है,
आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी, हमें लगता है सबको मालूम होगा, यह है फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कहा गया है, फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर ए। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? पीछे भी हम लोग शायद इस क्वेश्चन को डील किए थे कि हु गिव द थ्योरी ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म? टेलर, ग्रिफिथ टेलर। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन भी डील कर रहे हैं, हमको लग रहा है, क्या दिख रहा है हमें, कि नियो डिटर्मिनिज्म से ऑब्जेक्टिव आ रहा है, नियो डिटर्मिनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉसिबिलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो जो फील्ड और सब फील्ड वाला ग्राफ है उसको देख ले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नियतिवाद के विचारक कौन थे? ठीक है, हु वाज द थिंकर ऑफ डिटर्मिनिज्म? डिटर्मिनिज्म एक सोच था जिसमें क्या था कि पर्यावरण डिटरमाइन करेगी कि वो नियति है, इन्वायरमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी कि लोग क्या करेंगे। उस टाइम जो मैन होगा वो नेचुरलाइज होगा, पूरे रूप से प्रकृति पे निर्भर होगा। ये बात कौन करता है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। तो क्वेश्चन है कि इसके फॉलोअर्स कौन है, कौन कौन है जो इनको सपोर्ट करते हैं? एमेनुअल कांत भी थे, हमबोल्ट भी थे, और रीटर भी थे। तो सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि नियतिवाद सिद्धांत को कांत भी सपोर्ट करते थे, हमबोल्ट भी सपोर्ट करते थे, और रीटर भी सपोर्ट करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन जियोग्राफी। तो ये बुक लिखे थे कौन? रेडजेल, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। वो बुक लिखे थे एंथ्रोपो जियोग्राफी, जिसका इंग्लिश मीनिंग ह्यूमन जियोग्राफी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, डिटर्मिनिज्म, अभी हम सेम क्वेश्चन देखे थे जिसमें बात क्या था कि पॉसिबिलिज्म में मेन फैक्टर कौन था। ठीक है, यहां पे उसका उल्टा, डिटर्मिनिज्म में मेन फैक्टर कौन है? जिस तरह पॉसिबिलिज्म में कोर में ह्यूमंस थे, उसी तरह डिटर्मिनिस्टिक कॉन्सेप्ट में, नियतिवाद संकल्पना में सेंटर पे कौन थे? सेंटर पे नेचर है, अर्थ है, जो डिटरमाइन करेगी कि ह्यूमंस क्या करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक घटन। उसके बाद फेवरे संबंधित हैं, अभी हम लोग बात किए थे, फेवरे किस टर्म से संबंधित है? पॉसिबिलिज्म से, संभववाद से। उसके बाद मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका था? ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ये क्वेश्चन भी हम लोग डील किए हुए हैं। इसका सही जवाब क्या है? रेडजेल। ठीक है, रेडजेल इसका क्या है? सही जवाब है, जिन्हें हम फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन जियोग्राफी। इन्होंने डिफाइन किया था क्या कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी का और अर्थ सरफेस के बीच का जो रिलेशन है, इसके स्टडी को ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। हम लोग इसको पढ़े होते हैं। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीटेड आपको दिख रहा है, समझिए वो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम है जो हर साल ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे? ये जो रेडजेल थे वो किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? जर्मनी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ठीक है, अगर हम वो फील्ड और सब फील्ड वाला ग्राफ अगर देख रहे होंगे, उसमें फील्ड एंड सब फील्ड्स करके एक टेबल बनाया हुआ था, उस टेबल को आप लोग याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्वेश्चन है कि सोशल ज्योग्राफी का इसमें से सब फील्ड कौन नहीं है? आप क्वेश्चन जब पढ़े तो ध्यान दे कि उसमें नहीं बोल रहा है। ठीक है, कल्चरल जियोग्राफी सोशल जियोग्राफी का पार्ट है, मेडिकल जियोग्राफी ये भी सोशल जियोग्राफी का पार्ट है, पॉपुलेशन जियोग्राफी नहीं है, ये किसका पार्ट है? डेमोग्राफी।
पॉपुलेशन जियोग्राफी सोशल जियोग्राफी का पार्ट नहीं है। जियोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, शायद कुछ मिसप्रिंट है क्या, शायद यहाँ पे जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर होगा और आंसर इसका जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। क्या कि सब फील्ड सोशल जियोग्राफी का कल्चरल जियोग्राफी है, मेडिकल जियोग्राफी है, पॉपुलेशन जियोग्राफी भी नहीं है और ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो खैर किसी का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, शायद यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया काटना है, वहां पे एग्रीकल्चर कर देंगे। तो इस ऑप्शन पे जाए तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी सही होगा। ये तो ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन जियोग्राफी सब फील्ड सोशल जियोग्राफी का नहीं है। वही यहाँ पे अगर जियोग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया होता तो वो सही होता। निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा हुआ है? ठीक है, हम्बोल्ट बहुत ही बड़े स्कॉलर रह चुके हैं। हम लोग करंट में भी देखे होंगे, जब करंट पढ़े होंगे, ओशियनिक करंट, पेरू के पास एक करंट है जिसका नाम है हम्बोल्ट करंट, वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा बुक उन्होंने दिया था? कॉस्मस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग स्पेलिंग मिसप्रिंट है। हम्बोल्ट ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है कॉस्मोस। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ह्यूमन जियोग्राफी के फील्ड में। ठीक है, ठीक है, हम्बोल्ट ने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? कॉस्मोस। ठीक है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इस विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन जियोग्राफी? पॉजिटिविज्म, पॉसिबिलिज्म और ह्यूमनिज्म, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पॉसिबिलिज्म भी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ह्यूमनिज्म भी ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये ओशियनोग्राफी जो है वो फिजिकल जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, ये फिजिकल जियोग्राफी का बात करता है, ना कि ह्यूमन जियोग्राफी का। ठीक है, पॉजिटिविज्म, पॉसिबिलिज्म, ह्यूमनिज्म कहीं ना कहीं ये मैन एंड अर्थ के नेचर को दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन ये ओशियनोग्राफी, समुद्री विज्ञान, ये फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन जियोग्राफी, आंसर है समुद्री विज्ञान, ओशियनोग्राफी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? इसमें से विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी? ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ। ठीक है, इसमें से कौन सा है जिसको हम जियोग्राफी में डिस्क्राइब नहीं करते हैं? ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, हाँ है, 11th का हमारा जो पहला चैप्टर था उसका नाम ही था। दूसरा क्या? स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट, ये भी करते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट ऑन ड्यूप्लिसिटी, नॉट रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहाँ डुअलिज्म हो जाएगा। ठीक है, डुप्लिसिटी इंग्लिश में नहीं, इसको डुअलिज्म कर दो। हाँ, जियोग्राफी जो है वो द्वैतता पर आश्रित है, डुअलिज्म पे डिपेंडेंट है। तो नॉट रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं, आज के दिन भी ये रेलिवेंट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, लास्ट वाला लाइन, वो रेलिवेंट नहीं, तो ये जो कथन है वो गलत है। ठीक है, वो भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, ये जो कथन है वो भूगोल का वर्णन नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी जो ऊपर के 3 कथन थे ये ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का कथन को पूरा कर रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ठीक है, हम लोग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हम लोग को मालूम चला है। ठीक है, तो कुछ सोर्स रहा होगा, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? यात्रियों का विवरण, सही बात है, यात्रियों से तो हमें, जब यात्री यहां से वहां ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ हमको जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलता है, तो सही जवाब है। प्राचीन मानचित्र और पुराने मैप को अगर हम देखें तो हमको मालूम चल जाएगा जियोग्राफी के बारे में।
ठीक है। फिर चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ठीक है, इस पे सोचते हैं। प्राचीन महाकाव्य एंशियंट एपिक्स जो है उसमें तो लिखा हुआ है, तो और उसमें लिखा हुआ है तो उसको हम पढ़ के समझ जाते हैं जियोग्राफी। लेकिन जियोग्राफी में हम लोग अर्थ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और चंद्रमा से चट्टानों के पदार्थ से हमें कोई मतलब नहीं, जियोग्राफी को कोई मतलब नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्यायी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड द इन्वायरमेंट? ठीक है, कौन सा फैक्टर है जिससे ह्यूमंस और अर्थ आपस में इंटरेक्ट करते हैं? वो है टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन पढ़े हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में ही छिपा होता है। अगर उस प्रश्न को ही आप अगर अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे तो आधा आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश में पढ़िए, अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में पढ़िए, दोनों में कोशिश करिए पढ़िए। ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है? लोगों और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है किसके मदद से? तकनीक की मदद से। अभी जैसे अंधेरा का समय है, रात का टाइम है, अब मुझे देखना है, नेचर क्या बोल रहा है कि नहीं अभी अंधेरा है, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आग जलाऊंगा, मैं बिजली बनाऊंगा। तो क्या कर रहा हूं? तकनीक है, ये बिजली ये आग क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो इसके मदद से हम नेचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, मैं यहां बैठे बैठे आपसे बात कर रहा हूं, किसकी मदद से? आपके हाथ में जो फोन है, यूट्यूब है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो हम नेचर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेचर बोल रहा है कि अभी गर्मी का टाइम है, आपको गर्मी लगना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम यहाँ पे एसी लगा देंगे, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। तो मैन जो है वो नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? इसमें से कौन है जो ह्यूमन जियोग्राफी का अप्रोच नहीं है? ठीक है, क्षेत्रीय विभिन्नता, रीजनल, ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ रीजनल वेरिएशन नहीं होगा, यहां पे होगा एरियल वेरिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन होगा। यह आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, कौन सा अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी का नहीं है? एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन, ठीक है, और एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ये भी है, ये भी है। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अप्रोच नहीं है, ये स्पेशियल ये स्पेशियल वाले में ही, ठीक है, पार्ट है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ख, क्या है? मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ये अप्रोच नहीं है, ये उस अप्रोच में आए हुए कुछ इंसिडेंट है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो जो बेसिक एमसीक्यू था, जो इस चैप्टर से हमेशा पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही गया है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों को नजर में रखते हुए हमने ये लगभग 30 क्वेश्चंस का सीरीज बनाया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू।